हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में ना हम कुछ इडियम्स सीखने वाले हैं और ये ऐसी इडियम्स है जो फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगी जब आप कोई इंग्लिश में मूवी देखो या फिर आप कोई इंग्लिश वीडियो देखो। बेसिकली नेटिव स्पीकर्स आपको इनका यूज करते दिखेंगे, है ना। तो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो इडियम्स है इनमें अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं, लेकिन देखना हर इडियम में ना कोई ऐसे वर्ड का यूज किया गया है जो बेसिकली किससे लिंक्ड है, क्लाइमेट से लिंक्ड है। तो ये नहीं है कि ये इडियम्स क्लाइमेट बताने के लिए यूज हो रही हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे इडियम बनाई जा सकती है और वो अलग अलग मीनिंग जनरेट कर रहे हैं, उसको आप सीखेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, और अगर आप पहले से ही इस चैनल पर हैं तो आप नोट्स बनाइए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको क्या दिक्कतें आती हैं जिससे आप सीख नहीं पाते। सबसे पहले तो ये बताओ क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या समस्या आती है तुमको, वो प्रॉब्लम बताओ। हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई भी देंगे, आपको बताएंगे इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। आओ भाई जल्दी से चलते हैं। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश का मीनिंग है जी, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बोल इंग्लिश, और बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो बेटा पक्का सीख जाओगे, जरूर सीख जाओगे। अगर आप एफर्ट्स करोगे तो पक्का सीख जाओगे, बस जरूरी चीज है कि अपने को एफर्ट्स करना है। तो देखो जी, पहली इडियम आपके सामने क्या लिखी है? पहली इडियम आपके सामने लिखी है कम रेन और शाइन। पहली इडियम आपके सामने क्या लिखी हुई है जी? कम रेन और शाइन। इसका मीनिंग है, चाहे हम हरियाणवी में ना, हम हरियाणवी हिंदी में अक्सर यूज करते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं आऊंगा, टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा पाऊंगा। कम रेन और शाइन, आई विल हेल्प यू। कम रेन और शाइन, आई विल पास द एग्जाम। आंधी आए तूफान आए, मैं तो ये पेपर पक्का पास करूंगा। तो कम रेन और शाइन का मीनिंग यही है, चाहे जो कुछ भी हो वो काम होगा। जो कुछ भी हो उसके बाद आप जो काम करना चाह रहे हो आप उस काम को करोगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है, नो मैटर वट हैपन्स, कह रहे कोई मैटर नहीं करता कि आगे क्या होता है, रिगार्ड लेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस, कि इसको परवाह नहीं है कि क्या सर्कमस्टांसिस बनने वाले हैं, चाहे कुछ मर्जी हो हम उस काम को करेंगे। नो मैटर वट हैपन्स रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस। तो हमने क्या यूज किया जी? कम रेन और शाइन। देखो एग्जाम्पल कह रहा है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू मूव दिस वीकेंड, कम रेन और शाइन। इस वीकेंड में आऊंगा और तेरी मदद करूंगा मूव करने में। बेसिकली वो मूव हो रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, घर चेंज कर रहा होगा, तो कह रहे मैं आऊंगा इस वीकेंड, चाहे कुछ हो, तू टेंशन ना ले। तो आ जाओ एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक आपको और एग्जांपल देता हूं। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई नो ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी, कम रेन और शाइन। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे को ये बात मालूम है वो हमेशा मुझे क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, कुछ भी आए वो मुझे सपोर्ट करेगा। तो कम रेन और शाइन का मीनिंग है, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, ये काम नहीं चुकना, ये काम होना है। तो हम ऐसा तो यार हिंदी और हरियाणवी में भी यूज करते हैं। तो आओ नेक्स्ट इडियम को पढ़ें। अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज सुंदर हो जाएगी, अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज अच्छी दिखने लग जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आते इट मींस यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। नो, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर मेड टू डेकोरेट योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा को सजा सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो, आप अपनी भाषा को सजा सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसीलिए इडियम्स और प्रोवर्ब्स बनी है, सजाने के लिए। नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो कोशिश करो कि आप सीख जाओ। बेसिकली जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, व्हेन यू डू एक्टिव लिसनिंग यू विल फाइंड दैट नेटिव स्पीकर्स फ्रीक्वेंटली यूज दीज एक्सप्रेशंस टू कन्वे देयर मैसेज। नेटिव स्पीकर्स अक्सर यूज करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, तो आपको मिलेगा ऐसा, इसलिए अपन ने डाल दिया यहां। अगला देखना जी, अगले में क्या कह रहा है? अगले में कह रहा है अंडर द वेदर। अगले में क्या कह रहा है? अगले में कह रहा है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग क्या है? अंडर द वेदर का मीनिंग है जी, हम कई बार ऐसा कहते भी है, मौसम की चपेट में आ गया, बदलते मौसम के कारण उसकी तबीयत खराब हो रखी है। हम अक्सर हरियाणवी में ऐसा फ्रेज यूज करते हैं। तो अंडर द वेदर का मीनिंग होता है तबीयत खराब हो जाना। अंडर द वेदर का मीनिंग बेसिकली यही होता है, तबीयत खराब हो जाना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फीलिंग इल और अनवेल। फीलिंग इल
और अनवेल। अंडर द वेदर का मीनिंग यही है जी, तबीयत खराब हो जाना, बीमार महसूस करना। तो मैंने पूछा वेयर इज रोहित, ही इज मिसिंग फ्रॉम द क्लास। तो आपने बोला सर रोहित इज अंडर द वेदर। तो मैंने बोला रोहित कहाँ है, आजकल क्लास में नहीं आ रहा। तो आपने बोला सर जी रोहित की तबीयत खराब हो रखी है, उसकी तबीयत डाउन है, ही इज अंडर द वेदर, ऐसे यूज करते हैं आप। अगला देखना यार क्या कहता है। अच्छा इसका एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आई डिडंट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। मैं काम पे नहीं गया क्योंकि मैं कैसा महसूस कर रहा था, अंडर द वेदर, यानी मैं मौसम की चपेट में था, मेरी तबीयत सी क्या थी जी, खराब थी, ऐसे यूज किया जाता है। अंडर द वेदर के लिए आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं क्या, बनाओ जल्दी से। आओ लिखते हैं अंडर द वेदर के लिए एक और सेंटेंस लिखते हैं। आई कैन नॉट फोकस इन माई वर्क प्रॉपरली एज आई एम अंडर द वेदर दिस डेज। मैं ढंग से अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत सी क्या होती है, खराब सी हो रखी है। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ देखना क्या कह रहा है। नेक्स्ट की तरफ कह रहा है जी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट की तरफ क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट की तरफ कह रहा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मीनिंग होता है मूसलाधार वर्षा होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग क्या होता है जी, मूसलाधार वर्षा होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका ये मीनिंग नहीं है आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, इसका मीनिंग है मूसलाधार वर्षा हो रही है, रेनिंग वेरी हैवीली, है ना। तो मैं लिखता हूं क्या, वी कैंसल्ड आवर प्लान, हमने हमारा प्लान कैंसिल कर दिया। वी कैंसल्ड आवर प्लान ऑफ गोइंग टू मार्केट एज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हमने हमारा मार्केट जाने का प्लान क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि कैसी वर्षा हो रही थी जी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, है ना। आ जाओ कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस बनाता हूं। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस लास्ट नाइट, कल रात से मूसलाधार वर्षा हो रही है ना। हाँ ठीक है। द न्यूज चैनल्स हैव प्रिडिक्टेड दैट इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स। न्यूज चैनल्स ने ये प्रिडिक्शन किया है कि मूसलाधार वर्षा होगी। आई बात समझ में, ऐसे यूज करना है। तो ये आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सुनो और आप एकदम से यूज करने लग जाओ, है ना। अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना, कोई आपसे बात करे और वो इनका यूज करे तो आपको पता हो कि उसने क्या मीनिंग कन्वे करना है। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो देखना जी आगे क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है स्टील माय थंडर। यहां क्या लिखा हुआ है जी, स्टील माय थंडर। इसका मीनिंग होता है किसी के ऊपर से चमक चुरा लेना। यानी आप समझो कि आपके स्कूल में एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप भी परफॉर्म कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी परफॉर्म कर रहा है। तो आप बेसिकली कोई गाना, कोई कविता, आप कोई कविता लिख कर लाए और आप वो कविता सुनाओगे, लेकिन आपका फ्रेंड एक गाना लिख कर लाया है और उसने ऐसा गाना गाया कि सारी जनता उसकी फैन हो गई। तो कोई आपकी बात नहीं कर रहा, किसी और परफॉर्मर की कोई बात नहीं कर रहा, बेसिकली क्या हो रहा है, उसी की बात हो रही है। और जानते हो मजेदार बात क्या है, वो गाना तुम ही ने लिखा है, वो गाना तुम ही ने लिखा है। तुमने कहा चल यार मेरा ना पोएम सुनाने का मन है, मैं ये सुना दूंगा, तू ये गाना सुना दियो। तो अब उसकी वाहवाही हो रही है, यानी तुम्हारी मेहनत का श्रेय उसको मिल रहा है। तो उसने तुम्हारी क्या कर ली, तुम्हारी चमक चुरा ली, तुम्हारे ऊपर से वो फेम उसने चुरा लिया। तो इसका यही मीनिंग होता है। देखो, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडियाज, किसी और के आइडिया का क्या ले लेना, क्रेडिट ले लेना। किसी और के आइडिया का क्या ले लेना, क्रेडिट ले लेना। या फिर किसी के मोमेंट ऑफ सक्सेस को रुइन कर देना, खराब कर देना। तो बेसिकली अब इतनी वाहवाही तो तुम्हें मिलनी थी क्योंकि गाना तुमने लिखा था, लेकिन भाई साहब ने गा दिया। वाहवाही किसको मिली, भाई साहब को मिली। तो उन्होंने क्या कर लिया, आपके थंडर, आपकी चमक, आपकी लाइट, आपकी रोशनी को चुरा लिया, है ना जी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जॉन अनाउंस्ड हिज एंगेजमेंट राइट बिफोर आई कुड स्टीलिंग माई थंडर, कि जॉन ने क्या किया, अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी मेरे से पहले, मैं करता उससे पहले। तो सारों का ध्यान उस तरफ चला गया, तो उसने क्या ले लिया जी, क्रेडिट ले लिया। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं जी। देखो मैं दोबारा कह रहा हूं, बुक्स पढ़ोगे, मूवीज देखोगे, इंग्लिश में वीडियोस देखोगे, तो आपको लोग मिलेंगे फ्रिक्वेंटली यूज करते हुए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में देर आर सम पीपल हु कैन स्पीक रियली गुड इंग्लिश, देन देर इज पॉसिबिलिटी दैट यू कैन लिसन दीज इडियम्स और प्रोवर्ब्स फ्रॉम देम। तो ऐसा भी है कि आप उनसे सुन सकते हो। आपके इर्द गिर्द अगर सच में कुछ ऐसे लोग हैं, दोज हु नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अदरवाइज यू विल फाइंड पीपल यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस इन मूवीज, वीडियोज, इन बुक्स। बुक्स में मिलेंगे, नॉवेल्स में मिलेगा लिखा हुआ।
तो आओ एक बार देखते हैं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कोई ऐसा यूज करे तो हमें भी वो मीनिंग पता हो। स्टॉर्म इन ए टी कप, क्या लिखा है जी? स्टॉर्म इन ए टी कप, इसका मीनिंग है जी, स्टॉर्म इन ए टी कप का मीनिंग क्या है जी? चाय पी रहे थे मम्मी के साथ, चाय पीते पीते कोई बात छिड़ गई और अब उस बात पे जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। तो स्टॉर्म इन ए टी कप का मीनिंग होता है बात का बतंगड़ बना देना। हम कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, तो बात का बतंगड़ बना देना। तो वहीं से ये इडियम निकल के आती है, क्या? स्टॉर्म इन ए टी कप। देखो लिखते हैं आप एक बार, अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट हैज बीन एक्सेजरेटेड। ये क्या है जी? ये एक स्मॉल प्रॉब्लम है जिसको क्या कर दिया गया है जी? एक्सेजरेट कर दिया गया है। बच्चों एक्सेजरेट का मीनिंग होता है बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। तो एक छोटी सी समस्या है जिसे क्या किया गया है जी? एक्सेजरेट किया गया है। तो देखो क्या लिखा है हमने, अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट हैज बीन एक्सेजरेटेड, इसको बोलते हैं हम क्या? स्टॉर्म इन ए टी कप। तो देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार आप इसको। Don't worry about the minor disagreement at work. It's just a storm in a टी कप। तो कह रहा है कि ज्यादा टेंशन मत ले, जो छोटा सा डिसएग्रीमेंट हुआ था ना आज काम पे, उसकी ज्यादा टेंशन मत ले, वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उसको तो बढ़ा चढ़ा के क्या कर दिया गया है? पेश कर दिया गया है। तो ज्यादा टेंशन ना ले, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उसको बढ़ा चढ़ा के क्या किया गया? तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया गया है। आओ जी थोड़ा सा और आगे बढ़े। हाँ जी, कह रहे टेक अ रेन चेक, टेक अ रेन चेक। तो बेसिकली ऐसा होता है कि वर्किंग लाइफ में अक्सर इंसान को जब संडे मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो उसका दिल करता है यार अब रेस्ट कर ले, लेकिन घर वाले कोई काम बता देते हैं कि आज ये काम कर दे। तो मेरी मम्मी भी अक्सर मुझे संडे को कोई काम बताती है, तो मैं तो यार मम्मी कहाँ जाएंगे, देखो बारिश का मौसम हो रहा है, भीग हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं अभी नहीं मम्मी, अभी नहीं, थोड़ी देर में चलेंगे, देखो बारिश का मौसम हो रखा है, मैं आपको बाद में ले चलूंगा, कल परसों ले चलूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं चाहता हूं कि बस रेस्ट कर ले, आज का दिन बाहर मार्केट में मत निकाल, फिर किसी और दिन ले जाएंगे। तो मैं उस काम को क्या कर देता हूं, उस मोमेंट के लिए पोस्टपोन कर देता हूं, ताकि मैं उसको आगे कर सकूं। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, टेक अ रेन चेक का मीनिंग क्या है? टू पोस्टपोन एन इन्विटेशन और प्लान बट विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग इट लेटर। किसी प्लान को, कोई आपका प्लान है जिसको आपने क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि आपकी इंटेंशन है कि मैं इसको कब कर लूंगा, मैं इसको बाद में कर लूंगा, आपकी ऐसी इंटेंशन है। तो देखना क्या कह रहा है, आई कांट मेक इट टू डिनर टू नाइट बट कैन आई टेक अ रेन चेक। तो कह रहा है मैं आज डिनर पे नहीं आ पाऊंगा, मैं आज डिनर तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या मैं एक रेन चेक ले सकता हूं, लेकिन किसी और दिन कर सकते हैं आप, है ना? ऐसे यूज करना है इसको। सुनना है, मूवीज वगैरह में फाइंड आउट करना है, फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर पाओ, इसको यूज कर पाओ। एक एग्जांपल मैं बनाता हूं, मैं कहता हूं we made a plan of going to Agra this weekend but at the last moment my dad gave it a rain check। हमने क्या किया, एक प्लान बनाया इस वीकेंड पे आगरा जाने का, लेकिन लास्ट में पापा जी ने उसको क्या किया? गेव अ रेन चेक, यानी उसको टाल दिया, कहते इस बार नहीं अगले महीने चलेंगे। तो हमने ऐसे ही बोला, पापा ने कहता जा देख क्या बारिश का मौसम हो रहा है, जब चेक करके आ रेन का मौसम हो रहा है ना, तो अभी इस काम को नहीं करते। ये फंडा है जी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। आगे क्या लिखा हुआ है जी? बोलिए, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग ये नहीं है बर्फ तोड़ना, ब्रेक द आइस का मीनिंग बर्फ तोड़ना नहीं है जी। ब्रेक द आइस का मीनिंग है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या है जी? चुप्पी तोड़ना। बर्फ तोड़ना इसका मीनिंग कतई नहीं है। तो आप समझो, कह रहे टू डू समथिंग टू रिलीव टेंशन और गेट पीपल्स कंफर्टेबल इन ए सोशल सेटिंग। ब्रेक द आइस का एक मीनिंग तो यही होता है यार, चुप्पी तोड़ना। टू डू समथिंग टू रिलीव टेंशन और गेट पीपल कंफर्टेबल इन अ सोशल सेटिंग। टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी वी प्लेड अ फ्यू टीम गेम्स। तो एक मीनिंग है चुप्पी तोड़ना, और एक मीनिंग क्या है? किसी ऐसी परिस्थिति में जहां तनाव बना हुआ है, जहां कोई टेंशन बनी हुई है, लोगों में डिसएग्रीमेंट हो रखा है, यानी माहौल गर्म हो रखा है, तो आपने उस टेंशन को थोड़ा सा क्या कर दिया? रिलीव करवा दिया। लोगों को थोड़ा सा कैसा फील करवाया? कंफर्टेबल फील करवाया। देखो एग्जांपल में क्या कह रहा है, कह रहा है टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी वी प्लेड अ फ्यू टीम गेम्स। तो जो पार्टी में थोड़ी सी नर्वसनेस थी ना लोगों को, उसको कम करने के लिए, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हमने क्या करवाया? हमने थोड़े से टीम गेम्स खिलवाए। हमने क्या खिलवाए? थोड़े से टीम गेम्स खिलवाए।
डन है ना जी। अगला देखो क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है चेज द रेनबोज। अगले में क्या कह रहा है जी, चेज द रेनबोज। चेज द रेनबोज का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेनबो बनता है आसमान में, इंद्रधनुष बनता है, और कोई एक बच्चा अपनी बाइक लेके उसके पीछे निकल पड़े कि आज तो रेनबो को पकड़ के रहूंगा, तो क्या वो पकड़ पाएगा? क्या नहीं पकड़ पाएगा। जहां जाएगा रेनबो साथ साथ चलेगा, रेनबो खत्म होएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, आसमान में ही खत्म हो जाएगा। तो चेज द रेनबो का मीनिंग होता है किसी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन, किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन की क्या करना, कल्पना करना, और कुछ ऐसा इम्पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल करने का सोचना, ये होता है जी चेज द रेनबोज। तो देखो क्या कह रहा है, टू परस्यू अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल गोल्स। अनरियलिस्टिक जो रियल नहीं है, या फिर जो कैसे हैं इम्पॉसिबल गोल हैं, उनको क्या करना भाई, परस्यू करना। तो कह रहे यू कांट जस्ट क्विट योर जॉब टू बिकम अ रॉक स्टार दैट्स चेजिंग रेनबोज। कह रहे भाई तू ना अपनी नौकरी मत छोड़, तूने कह दिया कि नौकरी छोड़ के कल से एक्टिंग करूंगा या मेरा खुद का बैंड खोलूंगा, रॉक स्टार बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होएगा। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, और ये किसके जैसा है, चेजिंग रेनबो के जैसा है। इट्स लाइक चेजिंग रेनबोज, इसका भी मीनिंग यही है कि ये बात मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल सी प्रतीत होती है ये बात। हालांकि एक और कहावत है इंग्लिश में जी, देर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोच सकते हैं, द थिंग दैट यू कैन इमेजिन यू कैन एक्चुअली डू दैट। जो आप सोच सकते हैं आप उसको कर भी सकते हैं। आइएगा बच्चों, पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये कह रहे हैं जी ऑन क्लाउड नाइन। क्या कह रहा है, ऑन क्लाउड नाइन। तो हमने सुना है ना, कह रहा है आज तो मैं बादलों में उड़ रहा हूं, यानी मैं आज क्या हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। तो मैंने बोला आज तो मैं बादलों में उड़ रहा हूं, यानी मैं आज क्या हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। तो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग होता है टू बी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, और इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का भी मीनिंग होता है हैप्पीनेस, हैप्पी मूड जैसा। तो कह रहा है माय फादर इज ऑन क्लाउड नाइन एज ही हैज गॉट प्रमोटेड। पापा जी का प्रमोशन हो गया। तो पापा जी कहाँ है जी, सातवें आसमान पे है, आसमान में उड़ रहे हैं आज। तो एक और एग्जाम्पल देता हूं, क्या, आई एम ऑन क्लाउड नाइन टूडे एज माई फ्रेंड हैज गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है आज वो क्या हो गया है, वो सेलेक्ट हो गया है, किसमें, एसएससी में सेलेक्ट हो गया। समझे आप इस बात को। तो ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग यही होता है जी, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी। अगला पढ़ना, काम बिफोर द स्टॉर्म। अगला क्या कह रहे हैं जी, काम बिफोर द स्टॉर्म। अक्सर ऐसा होता है घर में कि पापा हमसे गुस्सा है और पापा हमसे कुछ नहीं कह रहे, तो हमें लग रहा है यार पापा कुछ कह क्यों नहीं रहे, पापा कुछ कह क्यों नहीं रहे, पापा कुछ डांट क्यों नहीं रहे। और फिर एकदम से एक दिन पापा क्लास लगाते हैं, पिछले सारे पापों का हिसाब कर देते हैं, है ना। जब बापू कहता है कि इधर आ, तेरे से कुछ बात करनी है, तो माइंड में फ्लैशबैक में सारे कांड चलने लग जाते हैं कि आज कौन से वाले पे पिटाई होनी है। तो भैया काम बिफोर द स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान से पहले का सन्नाटा, यानी कोई साइलेंस की सिचुएशन होना जिसके बाद अक्सर कोई प्रॉब्लम क्या होगी, स्टार्ट होगी, उसको बोलते हैं आपका क्या, काम बिफोर द स्टॉर्म। तो देखो क्या कह रहा है, अ पीरियड ऑफ पीस बिफोर, अ पीरियड ऑफ पीस बिफोर केओस और अपहीवल, यानी कोई डिस्टरबेंस, किसी प्रॉब्लम से पहले की शांति वाला समय, उसको क्या बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ पीस, है ना। तो कह रहा है इंजॉय द क्वाइट, इट्स जस्ट द काम बिफोर द स्टॉर्म ऑफ द हॉलीडे रश। तो कह कोई प्लेस पे है, कह रहा है इस प्लेस की ना शांति को इंजॉय कर, ये थोड़ी टाइम की है, ये क्या है, काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान आने से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि अब जो है छुट्टियां होंगी और इस एरिया में बहुत ज्यादा रश होगा। तो काम बिफोर द स्टॉर्म का मीनिंग होता है किसी बुरी सिचुएशन, किसी बैड परिस्थिति से पहले का कुछ ठीक ठाक सा समय, कुछ शांति भरा समय, ये होता है जी इसका मीनिंग, पीस। ठीक है जी, आ जाओ आगे और सुनते हैं। गेट विंड ऑफ, गेट विंड ऑफ। तो यार ये मेरे को कई बार तो लगता है कि अंग्रेजों ने ना हमारी हरियाणवी से ही अपनी कहावतें बना ली। अक्सर हम हरियाणवी में ऐसा कहते हैं, देख इस बात की किसी को भी भनक ना लगे, किसी को थोड़ी सी भी हवा लग गई ना इस बात की तो काम बनेगा नहीं।
तो गेट विंड ऑफ ये इसका मीनिंग है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टू लर्न अबाउट समथिंग ऑफन सीक्रेटली और इनफॉर्मली, किसी बात का पता लग जाना। तो मम्मी ऐसे कहते हैं जरा सी भी हवा नहीं लगनी चाहिए किसी को, यानी किसी चीज की अगर हवा लग गई, किसी बात की हवा लग गई, हवा में भी कोई बात उसके कानों में पहुंच गई, तो इसका मीनिंग क्या है, किसी को कोई बात पता लग जाना, और स्पेशली वो जो उससे क्या की गई है, छुपाई गई है। जैसे ऐसा होता था ना, हम बचपन में चीजें खाने की जिद करते थे, पापा मना कर देते थे कि ना नहीं खाना, तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मम्मी क्या करती थी, मम्मी कई बार प्यार में चुपके से खिला देती थी, कहती थी जे घर में बता दिया तेरी दादी को तो देखियो इतना मारूंगी अगली बार, यहीं से मारता घर लेके चलूंगी मैं, ना मम्मी कभी नहीं बताऊंगा कि आपने मेरे को पैटिस खिलाई आज। तो मम्मी कहती थी किसी को भी भनक नहीं लगने देनी। तो गेट विंड ऑफ का मीनिंग होता है कोई बात पता लग जाना, स्पेशली वो बात जो आपने किसी से क्या कर रखी है, छुपा रखी है। टू लर्न अबाउट समथिंग ऑफन सीक्रेटली और इनफॉर्मली। अब आप अगला पढ़िए, इफ माई बॉस गेट्स विंड ऑफ माई प्लान्स टू लीव आई माइट बी इन ट्रबल। कह रहा है अगर मेरे बॉस को ना मेरे प्लान्स के बारे में थोड़ा सा भी पता लग गया, गेट विंड ऑफ माई प्लान्स, गेट विंड ऑफ समथिंग, किसी बात की भनक लग जाना, समथिंग के साथ यूज कर सकते हैं, गेट विंड ऑफ दिस थिंग। तो अगर मेरे बॉस को थोड़ा सा भी इस बारे में पता लग गया ना, तो मैं किस में आ जाऊंगा, कह रहे हैं मैं समस्या में आ जाऊंगा। फिर अगर मेरे बॉस को थोड़ा सा भी इस बारे में भनक भी लग गई तो मैं क्या आ जाऊंगा जी, समस्या में आ जाऊंगा। अब आप मान के चलो बच्चों, एक दिन आपकी परेड होनी है, अक्सर ऐसा होता है ना ग्राउंड पे परेड वगैरह करवाई जाती है, तो एक दिन आपकी परेड होनी है, आप पूरे रेडी हो और उस दिन बारिश होगी तो क्या होगा, आपकी परेड ही नहीं हो पाई। तो कह रहा है क्या, रेन ऑन माई परेड, इसका मीनिंग है किसी का प्लान क्या हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, या किसी का हौसला एंथुजियाज्म डैम्पन हो जाना, कम हो जाना। ये होता है कि भाई हम कहते नहीं है पानी फिर गया, मेरे सारे बातों पे पानी फिर गया, मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया, यानी परेड होगी पानी फिर गया, हौसला जमा डाउन हो गया, परेड होनी थी ग्राउंड में पहले ही पानी फिर गया, तो हौसला डाउन हो गया बंदे का। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बट माई कलीग हैड टू रेन ऑन माई परेड बाय पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स। कह रहा है मैं तो बतेरा एक्साइटेड था न्यू प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मेरे कलीग ने ना मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया, उसने नई नई समस्याएं निकाल के दे दी, जिस कारण से मेरा क्या हो गया जी, हौसला डाउन हो गया। डन है। तो आओ कुछ और पढ़ें। राइट एज रेन, बेटा राइट एज रेन का मीनिंग होता है, देखो कभी भी बारिश आए तो अपने को अच्छी लगती है, सर्दी में बारिश आए तब भी मजा आता है, गर्मी में बारिश आए तब भी मजा आता है, तो रेन हमेशा ही राइट होती है। तो यहाँ एक सिमिली है, राइट एज रेन का मीनिंग ये दिखाया गया है कि बिल्कुल फिट होना, एक अच्छी हेल्थ में होना। सिमिली होती है एज का यूज करके, हम ग्रामर में पढ़ते भी हैं, यहाँ बस आप इडियम सीखो ना, इतना डेप्थ में नहीं जाना। राइट एज रेन का मीनिंग यही है, क्या क्या मीनिंग है राइट एज रेन का, राइट एज रेन का मीनिंग है फिजिकली बिल्कुल फिट होना, बिल्कुल हेल्दी होना। देखो क्या कह रहा है, इन परफेक्ट कंडीशन और फीलिंग कंप्लीटली वेल। तो हम अक्सर यूज भी करते हैं, कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप कहोगे आई एम, तो आप कहोगे आई एम राइट एज रेन, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, आप कैसे हो, ऐसे हम यूज करते हैं। अगला देखना जी, आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप आई फेल्ट राइट एज अ रेन। कह रहा है एक गुड नाइट स्लीप के बाद मैंने कैसा महसूस किया, मैंने राइट एज रेन महसूस किया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बेटा इसका मीनिंग होता है जब भी आसमान में बादल मंडराते हैं तो घोर घना अंधेरा छा जाता है, हम निराश हो जाते हैं लाइफ में अंधेरा आने पे, लेकिन तभी बिजली कड़कती है और थोड़ी सी रोशनी होती है, थोड़ी सी उम्मीद दिखती है। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मीनिंग होता है राजा, हर बुरी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर ही होता है, हर बुरे फेज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, हर बुराई में थोड़ी सी अच्छाई जरूर छिपी होती है। तो कह रहे देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। तो ऐसा एग्जाम्पल भी है, रामायण में क्या हुआ, जब राजा राम को वनवास हुआ, उनको वन में भेजने का ऑर्डर पास हुआ, तो लक्ष्मण जी निराश हो गए, कहते यार भगवान अपन ने क्या सोचा था भाई कि आप राजा बनोगे और अपने को वन में भेजा जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा राम जी ने, कहते टेंशन ना ले यार, ये मौका है कि आप भारत का भ्रमण करेंगे और आप इतने ऋषि मुनियों से मिलेंगे, ऐसी ऐसी विद्या जानेंगे कि हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो ये उद्धार मुमकिन ही नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला, डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी ब्रदर, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस बुरी परिस्थिति में ये बात तो अच्छी है, तू ये सोच, तो बुराई में अच्छाई खोजनी चाहिए,
बुरे टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो अपने जीवन में। आई नो यू लॉस्ट योर जॉब, मैं जानता हूं तुमने अपनी नौकरी खो दी है, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, लेकिन हर बुरी विपत्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। यू नाउ हैव मोर टाइम टू परस्यू अदर अपॉर्चुनिटीज। कहता है मेरे को पता है यार तेरी नौकरी चली गई है, लेकिन तू भड़क ना ले। भड़क क्यों ना ले? क्योंकि हर बुरी परिस्थिति में कुछ ना कुछ क्या होता है, अच्छा होता ही होता है। डन है जी। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, 15 ही कर रहे हैं, आप ज्यादा नहीं कर रहे। मेक हे वाइल द सन शाइन्स बहुत यूज होती है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बेटा हे का मीनिंग होता है भूसा। फसल काटने के बाद जो बचता है ना पीछे, उसको बोलते हैं आपा भूसा। तो मेक हे वाइल द सन शाइन का मीनिंग यही है। क्या आप समझो, एक किसान है जो सुबह 12 बजे खेत में जा रहा है भूसा काटने के लिए, फसल काटने के लिए, तो उसको गर्मी लगेगी, उसको दिक्कत होगी। लेकिन एक किसान है जिसने क्या किया, भूसा काटने के लिए वो गया सुबह 3 बजे उठ के, तो 3 से 9 उसने खेत में काम किया, जब तक सूरज पूरी तरह से निकलता उससे पहले वो अपना काम करके ही आ गया। तो उसने क्या किया जी, किसी फेवरेबल परिस्थिति का क्या उठाया, फायदा उठाया। तो वहीं से इस इडियम ने जन्म लिया, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन व्हाइल इट लास्ट। किसी अच्छे अवसर का क्या कर लेना, लाभ उठा लेना। किसी अच्छे अवसर का क्या कर लेना, लाभ उठा लेना। तो हमारा एक स्टूडेंट है रोहित, तो रोहित का क्या नहीं हो रहा था, रिश्ता नहीं हो रहा था। घर वाले बड़े परेशान थे कि जी रोहित का रिश्ता नहीं हो रहा। रोहित एक बार एक शादी में गया और वहां किसी कारण से मौके पर उनका रिश्ता टूट गया। लड़कों ने दहेज मांग लिया, तो लड़की के पापा ने कहा भाग जाओ, नहीं देता अपनी बेटी। रिश्ता टूट गया, फेरों का मंडप था। किसी ने कहा जी आजकल अच्छा लड़का कहाँ मिलता है। इतने में रोहित कहता है क्या बात कर रहे हो अंकल, अच्छा लड़का आपके सामने खड़ा है। तो रोहित ने क्या किया, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, किसी अच्छे अवसर का क्या किया, लाभ उठाया। देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल, स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्या करने का, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, है ना, फायदा उठाने का इस फेवरेबल सिचुएशन का। अगला देखना क्या कह रहा है जी, अ ड्रॉप इन द ओशियन। बेटा सागर में से अगर आप एक बूंद निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा सागर को, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत छोटा है उसके लिए। तो अ ड्रॉप इन द ओशियन का मीनिंग होता है बहुत कम, बहुत थोड़ा। आपको बहुत सारा रुपया चाहिए, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कहा भड़क ना ले, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं हूं, तू आज शाम घर आ, मैं कुछ मदद तेरी जरूर करूंगा। तुम बोले ठीक है यार। तुमने कहा मम्मी देखो मैं कही थी ना ये मेरा जिगरी यार है, इज माई बॉजम फ्रेंड एंड ही विल हेल्प मी दिस इवनिंग, ही हैज एश्योर्ड मी। आप उसके घर गए, क्या तब टेंशन ना ले, मैं हूं ना यार, मैं करूंगा तेरी मदद जितना मेरे से होगा। अंदर गया, अलमारी में से 1000 रुपए निकाल के लाया, कहता ले 1000 तो ये पकड़, 1000 सुबह दूंगा, बाकी तू देखियो। तो तुम्हें तो बहुत सारा चाहिए, 10 लाख चाहिए, भाई ने 2000 रुपए दिए हैं। तो His help was like a drop in the ocean. उसकी मदद कैसी थी, a drop in the ocean, बहुत थोड़ी सी थी। A very small और insignificant amount compared to what is needed, है ना, जितना चाहिए उससे बहुत कम होना। अपने हरियाणवी में, हिंदी में भी एक कहावत कहते हैं, एक अनार 100 बीमार। 100 बीमार लोग हैं तो भाई साहब 100 लोगों को ठीक करना है और हमारे पास एक ही अनार है, तो कहावत निकल कर आती है एक अनार 100 बीमार, है ना। ये वही है कि जितना चाहिए उससे बहुत कम होना। Donating a few dollars is just a drop in the ocean compared to what we need to rebuild the community. कह रहे हैं आप जो थोड़ा सा ही डोनेट कर रहे हो ना, few dollars, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए कम्युनिटी को बनाने में, लेकिन आपकी जो मदद है थोड़े से डॉलर, वो कैसे हैं, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऐसे ही है। आई बात समझ में? तो बच्चे आज की क्लास में ना मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं 15 ऐसी इडियम्स जो फ्रीक्वेंटली नेटिव्स यूज करते हैं। मैंने इसलिए ये इडियम्स डिस्कस की है क्योंकि मैंने आपको बताया लिसनिंग करने का तरीका, तो मुझे लगता है अब आप लिसनिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपके साथ क्या कर लिया, डिस्कस कर लिए, ताकि आपको समझ में आए। इसके अलावा अगर आपको कोई और इडियम आती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस इडियम को बताइएगा, और कमेंट करके बताना जरूर कि क्लास कैसी लगी। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आपके कमेंट्स आते हैं। हमेशा हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का। तो बच्चों, नाउ लेट्स एंड द क्लास, विल मीट यू इन सम अदर सेशन। थैंक यू सो मच एंड keep supporting our channel Bol English. Thank you.